वेलकम टू बोरियस कैंपस। आप सबका हार्दिक स्वागत है बोरियस कैंपस में। और आप लोग पेपर देकर आए होंगे और ये अभी हम हाई स्कूल का हिंदी का पेपर हुआ है संपन्न, और इसे हम एक बार इनका एनालिसिस करते हैं। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ उम्मीद करता हूँ, और आगे भी भविष्य में अच्छे होंगे। जो कमियाँ रह गई हों उनको सुधार करके जाएँ दोबारा से, और जो कमी आपने दिक्कत दिख रही हो उसको जल्द से जल्द दूर कर लें। तो हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो था, पहले तो ये पेपर समझ लीजिए आप, ये है 10th क्लास का। ये भी ध्यान रखना है, 10th क्लास का 2022 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, और इसका संकेतांक जो है 801 EF है, जो आपने वहाँ पे फिल किया होगा। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, और 70 नंबर का इसका पूर्णांक है 70 में, और प्लस 30 नंबर जो है वो आपको इंटरनल एग्जाम में जो प्री बोर्ड हुए होंगे और आपके प्रैक्टिकल वगैरह उसकी तरफ से आपको 30 नंबर विद्यालय की तरफ से मिलते होंगे। इनमें जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें आपको केवल एक सही कथन छांटना था। सही कथन है ना, तो सबसे पहले हम गलत छांट लें तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन लिखा है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध नाटक है। दरअसल ये नाटक नहीं है, ये नाटक की जगह पर क्या होना चाहिए, तो एक ये निबंध है ना। तो पहला तो ये इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा दिखाया दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित महाकाव्य है, तो महाकाव्य ना होकर ये एकांकी है, तो इसलिए ये गलत हो गया है ना। और तीसरा ऑप्शन आपका है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आंसर भी आपका तीसरा बनेगा। अगला है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जबकि जयप्रकाश भारती नहीं, 10th क्लास में एक चैप्टर भी है भारतीय संस्कृत नाम का, और जो किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत है। तो आपका पहले का आंसर जो बना है वो 3 बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा था कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना था, किसी एक का लिखना था, है ना। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखो आचार्य जो उजली आग है, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एक वीडियो आपका बन नहीं पाया जिसमें ये आंसर लिखे हुए थे। तो ये रामधारी सिंह दिनकर, और ये है जयशंकर प्रसाद का, ये है जयशंकर प्रसाद का। इनमें से कोई आप एक लिख कर आए होंगे, या तो उजली आग या कंकाल। पंचपात्र है आपका पद्मलाल पुन्नालाल का, पद्मलाल पुन्नालाल, है ना। और एक आपका लास्ट जो है इतिहास के पन्नों पर, यह है भगवत शरण उपाध्याय का आपका ये वाला। तो इनमें से आपने एक कोई की होगी, इनमें से एक ही करनी थी। अगला है आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना था, जिसमें आपके सामने मैंने 2 लिखे हैं। एक तो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, जिनकी एक कविता है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है उनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। ठीक है, और दूसरा बाबू गुलाब राय की है मेरी असफलताएं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है इसमें, मेरी असफलताएं। ठीक है, तो आज जो पेपर में कमी रह गई हो वो अगले वाले पेपर में ना हो, इसलिए आप उन चीज़ों को सुधार करते चलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि जहाज का पंछी, है ना, किसकी कृति है। जहाज का पंछी जो कृति है वो है इलाचंद्र जोशी की, इलाचंद्र जोशी के। इसका आंसर जो बनेगा वो 3rd बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या है, तो साहित्य लोचन के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास, है ना, श्याम सुंदर दास। इसका आंसर बनेगा आपका श्याम सुंदर दास। अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं लिखनी थी, जिसमें से 2 आपके सामने लिखी हुई है कि गहन बौद्धिकता, कौन सी है, नंबर पहली है गहन बौद्धिकता, इसमें बुद्धि की ज़्यादा बात की गई है। दूसरा है व्यंग का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, और तीसरी है विद्रोह का स्वर, यानी जो भी विद्रोह हो रहे थे उनको भी उसमें समाहित किया गया है ना। अगला जो है आपका रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी थी। रीतिकाल जो श्रृंगार से संबंधित होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, है ना। और अगला है कि ब्रजभाषा का प्रयोग, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, देख, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से आपने कोई 2 विशेषताएं लिखी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का गामला, कि इसमें लिखा है गंगा लहरी की रचना के कवि का नाम बताना था, तो इसका है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ये आपके 2 प्रश्न सॉल्व हुए हैं। आगे अगला है तीसरा में आपसे एक आ गया था कि गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का, पेपर में 2 गद्यांश मिलते हैं और इनमें से एक का आपको आंसर देना होता है। तो आपका एक सामने है कुसंग का ज्वर, है ना, और दूसरा है आपका ये वाला खावाला, जिसमें किसी एक का करना था। तो ये लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस तरीके से ये पूरा पैसेज है, जो आपके मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको यही लिखना था, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिख लेना था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से आपने उपर्युक्त गद्यांश लिख लिया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, जो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित है उसका आपको व्याख्या करनी थी। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, इसी को एक्सप्लेन करना था कि अगर आपकी संगत गलत है और आप किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसकी संगत अच्छी नहीं है, तो आप भी कैसे हो जाएंगे, उसके साथ पिछड़ जाते हैं, ना आप अपनी उन्नति कर पाते हैं ना ही विकास कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है और कहा गया कि समान होती है जो उसे
दिन दिन अवनति के गड्ढे की ओर गिराती चली जाती है। यानी आप लगातार उन्नति ना होकर आपका डेली क्या हो जाता है, विकास नहीं हो पाता और आप परेशान हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ में बताइए तो अच्छी और वो कहता है कि यदि अच्छी होगी, अगर संगति आपकी अच्छी है तो सहारा देने वाली वहाँ के समान होगी, आपको वो सहारा देगी। अगर वो उन्नति कर रहा है तो आपके साथ साथ उसके साथ साथ आपकी भी उन्नति हो जाती है। वो एक कहावत कही जाती है कि सुनार के घर का कचरा भी जो होता है वो बहुत महंगा बिकता है ना। तो जैसे ही आप संगत करेंगे वैसे ही आपके क्या होंगे, जो आपका भी उन्नति उसी पर डिपेंड करती है, आपकी संगति पर। तो आप इस तरीके से इसमें भी कर देंगे इसकी अंश की व्याख्या। अगला लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो कुसंग का ज्वर भयानक इसीलिए होता है कि अगर आप कुसंग मतलब बुरी संगत करते हैं तो बुरा असर आप पर पड़ता है और आप लगातार क्या नहीं कर पाते हैं, आप विकास नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और लगातार वो बंधी हुई चक्की के समान साबित होती है। इसलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक माना गया है। अगला जो पैसे दिया गया था, हालांकि आपने इनमें से कोई एक किया होगा, मैं इसका भी बता देता हूँ आपको। व्यक्ति और उन्नति विकास को चाहता हो, यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास के बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न, है ना। तो इस चैप्टर ये लिया गया है भारतीय संस्कृति नाम से, यहाँ पर संस्कृति वर्ड दिया गया था, है ना। तो चैप्टर का नाम जो है वो है आपका भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, है ना। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। तो आपने गद्यांश में लिखा हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस तरीके से आपने इसमें उपयुक्त गद्यांश लिख दिया होगा। फिर दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें रेखांकित है कि सारी संस्कृति का मूलाधिकार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया। तो अहिंसा के बारे में लिखा है कि अहिंसा, गांधी जी आपको पता है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को हानि न पहुंचाना, है ना। तो इस तरीके से आपने इसमें लिख देंगे आप कि संस्कृति का जो मूल आधार है वो अहिंसा है ना। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी जीव जंतु को परेशान न करना, उसे मारना पीटना नहीं, है ना। जैसे जो लोग जीवों की हत्या करते हैं उस पर रोक लगाना। तो ये आप उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ नैतिक सिद्धांत आए हैं हमने उनको क्या दिया है, महत्व दिया है। तो अहिंसा को उनमें से मुख्य स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। तो संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, तो उसने इसी में देखो आगे लिखा है कहीं पर, जब सबके विकास के पथ पर अहिंसा हो तो हमारी संघर्ष तभी दूर हो सकता है। ये लिखा कि और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है। तो यहाँ से लिखना था कि यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों, है ना। हमारा जो संघर्ष यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखा है कि लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, जब हमारे सबके विकास का जो पथ है वो अहिंसा का हुआ, तब हमारे संघर्ष कैसे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बना आपका। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का करना था। एक तो ये पद्यांश दे रखा है जो आपका हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, है ना, उसके धनुष्भंग नामक चैप्टर से ले रखा है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो ये जो लिखा हुआ है, निरपही केरी आशा निसिनानी बचन नखत उबली न प्रकाशी, है ना। और ये राम मुनि सन आयुष मांगा, है ना। यहाँ पर लिखा है कि और आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब धनुष को तोड़ने के लिए राम जी उठे हैं तो जितने भी संत महात्मा वहाँ पर उपस्थित थे उनके सबसे आशीर्वाद मांगा, उनसे आज्ञा मांगी, ठीक है। उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। तो काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं। ये व्याख्यान जो दिया गया है वो धनुष भंग के समय का है, जिसमें लिखा था क्या कि जब वो भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने सबसे विनती करी, आज्ञा मांगी, सबका आशीर्वाद लिया। इसी के बारे में ये दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि जब तक साथ एक ही दम हो, अवशिष्ट एक ही धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मान, है ना, एक बूंद की भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी वह, है ना। तो ये स्वदेश प्रेम नामक चैप्टर से ली गई है, जो लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने। किसने लिखा है? रामनरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे आपने। इस तरीके से इसे लिख दिया गया और इसमें किसके बारे में बात करी गई, तो स्वदेश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बारे में बात करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ इसे आपने लिख लिया हुआ, इसका काव्य सौंदर्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का काव्य, जिसमें से आपको किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना था। तो आपने जयशंकर प्रसाद या एक तो विशेष फंसा ही होगा, लगातार आपने 2-3 किए होंगे, तो उनमें से जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती का लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन इसमें से आपको एक कवि का लिखना होता है। तो सूरदास मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे कहा भी जाता है तुलसी सूर कबीरा, है ना, तुलसी सूर और कबीरा, है ना, और एक मीरा, है ना। ये आपको 4 इनमें से विशेष याद ही करके जाने होते हैं, जिनमें से कोई एक ना एक मिल जाता है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें संस्कृत गद्यांश का एक संदर्भ सहित
हिंदी में अनुवाद करना था, है ना। तो भारतीय संस्कृति नाम का एक चैप्टर है आपके अंदर, इसके अंदर तो उसी के बारे में लिखा गया है इसमें कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं का केंद्र इस्लाम अस्ति, है ना। वाराणसी शायद चैप्टर से ये, तो इसमें वाराणसी आपको लिख देना था कि वाराणसी चैप्टर से ये पद्यांश आपका गद्यांश दे रखा है संस्कृत में, है ना। और एक इसके बारे में सर्वे भवन्तु सुखनाम, है ना, इसका भी आपको क्या करना था, हिंदी में अनुवाद करना। तो सबको सुख है, इस तरीके से आपने इसे डिस्क्राइब किया गया होगा। एक आपने श्लोक लिखा होगा जो आपने याद किया होगा कंठस्थ, अलग अलग श्लोक आपके सॉलिड नंबर होते हैं 2 नंबर, जो आप पहले से ही इनकी तैयारी करके रखते हैं। अगला ये प्रश्न आए थे 7वें के खासे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो बहुत ही सरल दे दिए इसमें कि वाराणसी कस्या भाषा केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी कस्या किस भाषा का है, तो यहाँ पर लिखा भी था संस्कृत भाषा का, है ना। तो यहाँ पर केवल आपको क्या लिखना था, संस्कृत, है ना, संस्कृत, संस्कृता भाषाया केंद्रम अस्ति, है ना। वीर केन पूजते, तो आपको वीर केन की जगह पे केवल क्या यूज करना था, वीरेड पूजते, है ना, वीरेड पूजते। पदेम बिना किम दूरम याति, पद के बिना कौन दूर जाता है, तो एक पत्र ऐसा होता है कि जिसके पैर भी नहीं होते, पत्रम जो होता है वो दूर दूर तक चला जाता है ना। और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आपको केवल 2 ही करने थे। तो इनमें से जो ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको, या कठिन करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उतने ही नंबर मिलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हास्य रस और करुण रस की स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए, है ना। जो भी आगे आने वाले भविष्य में 9th क्लास में है वो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप देख लीजिए ये पेपर, इसी तरीके से आपको तैयारी और रणनीति बनाकर ये काम करना है। तो हास्य रस किसी की वेशभूषा देखकर या काव्य को पढ़कर जो भी आपको हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है आपके अंदर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस, है ना। कई इसके उदाहरण भी होते हैं, जैसे हासी के दंगा भयो, है ना, नंगा के ब्याह में, इस तरीके से शिव शंकर भगवान के शादी के बारे में एक उदाहरण दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन करुण रस होता है कि इसमें किसी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाने पर आपको जो अंदर शोक भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने ये किए होंगे, परिभाषा लिख दी होगी। अगला है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा में आपको बताया सासी से, है ना, किसी भी चीज़ का हम रूप मान लेते हैं और उस जैसा मान के चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। और इसमें क्या कर लेते हैं, उसे केवल मान लेते हैं, संभावना दिखाई जाती है, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, तो क्या कहते हैं वो, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। अगला है सोरठा और रोला, इनमें से आपने एक विशेष कर लिया होगा, सोरठा छंद के जो टाइप होते हैं इनमें से आपने किए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, है ना। 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, तो आप इनमें से 5 दे रखे होते हैं, इनमें से 3 में से, जैसे आ से आप बना सकते थे अनाथ, है ना, अनाथ या अथा, ऐसे करके आप अपने मन से एक कोई बना सकते थे। अधि से अधिकार बना सकते थे, है ना, अधिकार, या फिर बना सकते थे आप अधिभाषण, इनमें से कोई एक आपको लिखना था, अधिभाषण, कोई एक बनाया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला है उप से आप बना सकते हैं उपकार, है ना, उपकार, या उप प्राचार्य बना सकते हैं, उप प्राचार्य, इस तरीके से उप लगा हुआ, प्रधानाचार्य, कई सारे बन सकते हैं। अगला है अभिमान, है ना, अभिमान, या फिर और बना सकते हैं आप अभ्यागत, क्या बना सकते हैं, अभ्यागत, ये संधि वाला है, ठीक है, अभ्यागत। परि से आप बना सकते थे परिमाप, है ना, परिमाप, इस तरीके से, है ना। और आप बना सकते थे परिभाषा, क्या बना सकते हैं, परिभाषा। इस तरीके से आपको शब्द ये बनाने थे, इनमें से कोई आपने विशेष 3 शब्द कोई लिए होंगे, उनमें से कोई एक एक बना दिया गया होगा। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना था, जैसे आई है तो आप इसमें बना सकते थे पढ़ाई, है ना, पढ़ाई, है ना। ऐसी लिखाई, कई सारे बना सकते थे। ऐसी हट है तो हट में आप घबराहट बना सकते हैं, घबराहट, ठीक है, चतुराहट, इस तरीके से। अगला है ता शब्द से आप बना सकते थे सुंदरता, सुंदरता, है ना। या फिर पन शब्द से आप बना सकते हैं अपनापन, एकाकीपन, बचपन, ऐसे कई तमाम शब्द हैं, आप इनमें से कोई 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी 2 समास विग्रहों का समास कीजिए और समास का नाम भी लिखिए, है ना। जिनमें आपको एक खास ट्रिक मान लीजिए या एक तरीका मान लीजिए कि जो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है, इनमें होती है द्वंद्व समास। कौन सी होती है, द्वंद्व समास, है ना, इस तरीके से। इनमें भी देखो डैश डैश लगा है, तो इसीलिए हम इसे याद कर लेते हैं। और जिनमें आगे संख्या लगी हो,त्रु, सप्ति, है ना, ये होते हैं द्विगु समास के उदाहरण। किसके होते हैं, द्विगु समास के उदाहरण, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इनके जब व्याख्यान करेंगे तो देखो पहला वाला टूटेगा अन्न और जल में, किसमें टूटेगा, और लग जाता है, और या तथा या अथवा, ऐसे करके अन्न और जल, है ना। इसका बनेगा त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, 3 भुजाओं का समूह। अगला है आपके सामने सप्तऋषि, तो इसको क्या बनाएंगे आप, सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, है ना। इनमें समूह या समाहार बोलते हैं इनको। और जल और थल, इसका क्या बनेगा, जल और थल। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है
ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखने थे, है ना। तत्सम में आपको पता है अंगूठा का क्या होता है, अंगुष्ठ। क्या होता है, अंगुष्ठ, है ना। ये आपने कर लिया होगा। कपड़ा का क्या होता है, तो करपट, है ना, करपट। इनमें से आपने जो भी दो किए होंगे, है ना। तालाब का क्या होता है, तड़ाग। क्या होता है, तड़ाग। इस तरीके से आपने तड़ाग लिख दिया होगा, ठीक है, तड़ाग। अगला लिखा है लाज। लाज का होता है लज्जा। क्या होता है, लज्जा, ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था इंग्या इसी का, है ना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो अर्थ लिखने थे। जैसे आपके सामने आंख लिखा है तो आप इसमें लिख सकते हैं चक्षु, चक्षु, नेत्र, है ना, नयन, ऐसे कई सारे आपने लिखे होंगे। पृथ्वी का भू और धरा, है ना, भू कौमा धरा, है ना, ऐसा ही भूमि, है ना, ऐसे कई होंगे। अगला है वन। वन का आपने लिख लिया होगा जंगल, है ना, जंगल। और एक शब्द होता है विपिन। विपिन जो नाम होता है वो किसका होता है, जंगल या वन का पर्यायवाची होता है। अगला है पक्षी। पक्षी में आप कर सकते थे खग और विहग। क्या कर सकते हैं, खग और विहग, है ना। ये आपने इस तरीके से आपने इनमें से कोई करके लाए होंगे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो संधि करना है। संधि और कीजिए और संधि का नाम बताइए। जैसे ये मात्र आज्ञा लिखा है तो मात्र ये मम्मी वाला है, माता वाला, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अगला है उपर्युक्त, तो ये करेंगे आप उपरि, उपरि धन उक्त, उक्तम, है ना, उपरि धन उक्तम। अगला है इत्यत्र, तो इति धन अत्र, इति धन अत्र। और अगला क्या बनेगा, दध्यत्र, तो आप बनाएंगे दधि धन अत्र, दधि धन अत्र, है ना। और इन सब में जो संधि है तो आपके पूरे हाई स्कूल चैप्टर में आपको ईड़ संधि दे रखी होती है, तो आंसर भी क्या बनेगा सबका, ईड़ संधि। इनमें से जो भी आपने करी होगी उम्मीद करता हूँ वो सही जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूप चतुर्थी विभक्ति, है ना, एक वचन में लिखना था। यानी इनमें रूप लिखने हैं आपको। तो रूप की अगर हम बात करें तो फल शब्द का जो रूप बनेगा वो बनेगा फलाए। क्या बनेगा, इनमें से किसी एक का करना था तो आप इसका लिख सकते हैं फलाए, है ना, फलाए। अगर आपने मती का किया है तो बनेगा मतय, फलाए, इसका बनेगा फलाए, है ना। और मती का किया है तो आप कराएंगे मतय। क्या करेंगे, मतय। और इसी तरीके से अगर मधु शब्द का आपने किया है तो मधुनय। क्या बनेगा, मधु शब्द का बनेगा मधुनय, मधुनय, है ना। और नदी का क्या बनेगा, नदय। क्या बनेगा, नदय। इस तरीके से आपने ये कर लिए होंगे, है ना। इसमें नदय ना होकर क्या हो जाएगा, नदय, है ना, नदय। इस तरीके से नदय। अगला किसी एक धातु लकार आपको लिखना था, पुरुष इसका क्या क्या लिखना है, धातु लकार और पुरुष और वचन लिखना है ना। तो पठतु शब्द का जो बनेगा वो प्रथम पुरुष होगा, लोट लकार और एक वचन, है ना। प्रथम पुरुष लकार, प्रथम लकार कौन सी हो जाएगी, लोट लकार, कौन सी, लोट लकार, ठीक है। प्रथम वचन, प्रथम वचन या प्रथम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष, ठीक है। और एक वचन, क्या कर देंगे, एक वचन। तो इनमें से कोई एक करना था आपको और इस तरीके से आपने कर लिया हुआ। ऐसे ही हसाम, ये हसाम सिंपल है तो हसाम का आप लिख देंगे लोट लकार, बहुवचन और उत्तम पुरुष, है ना। लोट लकार, लोट लकार और बहुवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष इसका क्या है, उत्तम पुरुष। इस तरीके से आपने वचन और लकार कर दिए होंगे। किसी एक का करना था आपको, तो इनमें से दो मैंने आपको बता दिए और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई आपने किया होगा विशेष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। संस्कृत में मैंने 3 कर रखे हैं, आप आराम से देखिए। देशभक्त निर्भीक होते हैं तो देशभक्ता निर्भीका भवंती कर देंगे, देशभक्ता निर्भीका भवंती। अगला लिखा है कि संस्कृत, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, तो आप क्या लिख देंगे, भारतीय संस्कृति में यहाँ पर केवल विसर्ग लगाने थे। सर्वश्रेष्ठम में क्या करना है, षष्ठम कर देना है। और है का क्या कर देंगे आप, अस्ति, बस। और ये बिल्कुल सिंपल था, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयागे करना है इसका। प्रयाग का क्या कर देंगे आप, प्रयागे गंगायाः, है ना, तटे स्थिति अस्ति और पूर्ण बराबर लगा देंगे, है ना। और बाकी की ये छोड़ दिए आप, इनमें से केवल 2 ही करने थे तो मैंने 3 आपको बता दिए। ये वाले थोड़े से ज़्यादा तो टफ नहीं है वैसे, है ना। तो सिंपल सिंपल हमें करना है, जल्दी से पेपर सॉल्व करना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, जिनमें सबसे बढ़िया एक टॉपिक आया था पर्यावरण प्रदूषण और कारण एवं निवारण। पर्यावरण प्रदूषण में जो भी पर्यावरण से नुकसान हो रहे हैं उनके बारे में लिखना था। कौन कौन से पर्यावरण होते हैं, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन, है ना, जैसे वायु प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण, ऐसे कई सारे प्रदूषण नए नए शुरू हुए हैं, है ना। जैसे रेडियोधर्मी एक प्रदूषण बढ़ गया है ना। ऐसे तमाम पदार्थों से प्रदूषण हो रहे हैं तो उनके बारे में आपको लिखना था। या फिर मेरा प्रिय कवि, है ना, तुलसीदास या सूरदास, इनके बारे में आपने लिखा होगा, है ना। विद्यार्थी जीवन में खेल आप बहुत अच्छा लिख सकते थे, इसको भी अपने शब्दों में लिख सकते थे, है ना। और सदाचार, है ना, सदाचार का मतलब जो अच्छे आचार होते हैं, अच्छा आचरण ही एक जीवन की गरिमा को
तय करता है कि आप कितने आगे तक जाएंगे। तो सदाचार भी अच्छा शब्द था। आपने जो विषय आपको अच्छा लगा होगा उसको आपने लिखा होगा मन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपकी परीक्षा का, अपने पठित खंड काव्य से। जैसे ये जो 801 AF जो आपका ये कोड चल रहा है ना, इसमें आपको लिखना है मुक्तिदूत, और ये इनमें से कौन सा है विशेष, आपको आज़ाद, है ना, आज़ाद का लिखना होता है मातृभूमि के लिए। कौन सा? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य इनमें से या तो चंद्रशेखर आज़ाद का लिखना है, या फिर आपको मातृभूमि के लिए खंडकाव्य द्वितीय सर्ग में एक संघर्ष की, उनमें क्या क्या संघर्ष किया है उनके बारे में लिखना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद आप पढ़ के गए होंगे, जिनमें से आपने चंद्रशेखर के बारे में चरित्र आपने लिखा हुआ उनका, कि वो एक राष्ट्रीय भक्त थे, है ना, एक निर्भीक व्यक्ति थे, न डरने वाले व्यक्ति थे, और देशभक्त थे। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर बसी हुई थी, और बहुत जल्दी मतलब ना किसी की बात, उन्हें थोड़े से गर्म टाइप के थे, अगर जल्दी से उन्हें चीज़ें बुरी भी लग जाती थी, लेकिन हाँ वो लड़ाई के हक के लिए लड़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ, और आगे के पेपर आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। हमारी टीम इसी तरीके से कार्य करती रहेगी, है ना। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और आगे अग्रिम पेपर के लिए और जो भी परीक्षाएं आगामी, उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमस्कार।